आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेश का क्वांटीकरण। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर रखा हुआ है, ये एक वस्तु है, ये जो है एक वस्तु है। अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ से यहाँ से उठा के दूसरी जगह पर ना रखूं तो ये जो है कभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इसको किसी माध्यम से किसी प्रकार से अगर इसको उठा के यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए तो ये हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा, जैसा ये रखा है हमेशा ऐसा ही रखा रहेगा। और दूसरी बात, अगर मैं इसको उठा के दूसरी जगह रख दूं अगर मैं इसको उठा के दूसरी जगह रख दूं तो जो है कभी भी उठ के वहां से यहाँ नहीं आ सकता है अपने आप। यानी कि अगर कोई चीज अगर है, अगर कोई वस्तु है, आवेश आवेश को बाद में समझेंगे, पहले वस्तु समझा देते हैं। कोई वस्तु है अपने आप ना तो खत्म हो सकती है, कोई भी वस्तु है किसी प्रकार की, कोई वस्तु अपने आप ना तो खत्म हो सकती है और ना ही अपने आप बन सकती है। ठीक है, कोई वस्तु ना तो अपने आप बन सकती है, ना अपने आप कोई वस्तु खत्म हो सकती है। तो इसी को समझाया जाता है द्रव्य की अविनाशिता के नियम में। एक नियम है केमिस्ट्री में, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, उसी से मिलता जुलता ये नियम है कि द्रव्य की अविनाशिता के नियम में ये बताया गया है किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितना प्रारंभ में कोई वस्तु होगी बाद में भी वही वस्तु उतनी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो डिब्बा है, उसके अंदर मान लो हमने कोई वस्तु रख दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने उसके अंदर 2-3 नींबू रख दिए, मान लो 2-3 हमने उसके अंदर नींबू डाल दिए। अब उस नींबू को क्या करा हमने, उन नींबू को, उस डिब्बे को खोल के उन नींबू को हमने कुचल दिया उसी के अंदर, उस नींबू को उसी के अंदर हमने कुचल दिया और डिब्बे को फिर से बंद कर दिया। तो जितना जितनी जितना जितनी क्वांटिटी पहले नींबू की थी, जितनी क्वांटिटी पहले नींबू की थी, जितनी मात्रा, जितना द्रव्यमान उनका था, वो उतना ही तो अब है। यानी कि जब हमने उनको कुचला नहीं था, डिब्बे के अंदर बिल्कुल साबुत डले थे, जितना अमाउंट उनका पहले था ठीक उतना ही तो बाद में होगा। तो इसी को बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो हमें शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए मान लो हमें थोड़ा पानी लिया और पानी लेने के बाद थोड़ी चीनी ली, थोड़ा नींबू लिया, चीनी घोल ली, फिर उसमें नींबू डाल दिया। और अब क्या होगा, जितनी जितनी ये 3 चीज हमने डाली, पानी, नींबू और ये चीनी, अगर हम इनको अगर हम इनको पहले मीजर कर लें कि कितनी इनकी क्वांटिटी है, और बन जाने के बाद जब वो शरबत तैयार हो जाएगा तो उतनी ही क्वांटिटी का शरबत बनेगा जितनी प्रारंभ में थी। तो इसी को बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक इसी प्रकार से है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि आवेश जो है ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इसी मार्कर को मान लो कि ये कोई आवेश की मात्रा है, बहुत इजीली बिल्कुल प्रैक्टिकली भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई आवेश की मात्रा है, रखी हुई है, एक्चुअल में आवेश है नहीं, मतलब समझाने के लिए बता रहा है, ये आवेश की मात्रा है। आप ना तो ये आवेश जो है अपनी मर्जी से आ सकता है यहाँ पे, ना तो अपनी मर्जी से किसी वस्तु पर आवेश आ सकता है और ना ही अपनी मर्जी से वहां से खत्म हो सकता है। तो वही चीज है, ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर ही किया जा सकता है। आवेश को आप ऐसा वस्तु जैसा समझो, एक वस्तु को, जैसे द्रव्य की अविनाशिता के लिए बोला गया कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये मार्कर ही है, ये वस्तु है, हम इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। अब कोई बच्चा सोचे सर हम इसको तोड़ देंगे, तोड़ दोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में पिस जाएगा, चूरा बन जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है ना, चूरा बन जाएगा, बिखर जाएगा, प्रकृति में बिखर जाएगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से आवेश का भी है कि आवेश को ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको
नष्ट किया जा सकता है केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, अर्थात किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है यानी कि वो नेट जो आवेश होता है उसका, वो कभी भी जो है बदलता नहीं है। नेट आवेश सदैव संरक्षित यानी कि नियत रहता है। आप इसको पहले लिख लेते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल तो इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। ये इसका कॉन्सेप्ट था, आवेश संरक्षित सिद्धांत का ये कॉन्सेप्ट था। अब इसको लिख लेते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और और ना ही और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल इसे केवल एक वस्तु से इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी किसी भी विलगित निकाय का नेट आवेश कुल आवेश यानी कि नेट आवेश या कुल आवेश नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश को ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किसी भी विलगित निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो उत्पन्न किया जा सकना और नष्ट किया जा सकता है, ये बात तो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि ना तो अपनी मर्जी से बन सकता है। अरे अगर अपनी मर्जी से बन रहा है यानी कि इसका जादू है, तो जादू होता नहीं है। यानी कि आवेश जो है ना तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब जैसे हम खड़े, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नष्ट थोड़ी ना हो जाऊंगा, है ना। सेम वही चीज यहाँ पर है। और किसी भी विलगित निकाय का, इसका मतलब और समझ लो, किसी भी विलगित निकाय का नेट आवेश, इसका क्या मतलब है? विलगित निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसा मान के चलते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि समाज में उसकी बीमारी से समाज के अंदर बीमारी फैल रही है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसा वायरस लग जाए उसे कि उसके वायरस की वजह से पूरे समाज में बीमारी फैल रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस जब आया था, एक व्यक्ति की वजह से दूसरा व्यक्ति भी जो है उससे प्रभावित हो रहा था। तो उस समय पर क्या है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, आइसोलेटेड कर दिया, यानी कि उसे एक ऐसी जगह पर उसको बैठा दिया जाता है जहाँ ना तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो, ना तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो, और ना ही उस बीमार व्यक्ति से कोई जो सही व्यक्ति है वो प्रभावित हो। तो जब उसको ऐसी स्थिति में रख दिया जाता है, किसी भी वस्तु को, या वस्तु हो या इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो उस सिस्टम को बोलते हैं विलगित निकाय। सबसे पहली बात प्रैक्टिकली समझा दिए कि विलगित निकाय का मतलब क्या हो रहा है। अब विलगित निकाय का जो नेट आवेश जो है वो सदैव संरक्षित रहता है ना। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचा लेना, खत्म नहीं, जितना है उतना ही रहना, उसे बोलते हैं संरक्षण। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक मान लो आइसोलेटेड सिस्टम ये है, ठीक। इसके अंदर तीन गोले पड़े हुए हैं, एक ये है और एक ये है और एक गोला ये बना हुआ है। मान लो इस पर जो है प्लस का 2 कूलाम चार्ज है और इस पर मान लो प्लस के 4 कूलाम है और इस पर मान लो माइनस के 3 कूलाम चार्ज, ठीक। और हमने क्या करा, इस आइसोलेटेड पूरे सिस्टम को हमने इसको हिला दिया बहुत तेज, जैसे ये गोले आपस में रगड़ गए
और रगड़ जाने के बाद जो है आवेश जो है यहाँ वहाँ हो गया, कुछ कुछ यहाँ का वहाँ, यहाँ ऐसा हो गया। अब क्या होगा, घर्षण के बाद, जब घर्षण होगा, यहाँ पर लिखेंगे घर्षण के पश्चात, घर्षण के पश्चात हमने माना इनमें घर्षण हो गया। अब मान लो वही गोला हमारा ये है, वही दूसरा गोला हमारा ये, तीसरा गोला ये। मान लो ये बेटा Q1 है, इसमें मान लो Q2 है, ये वैल्यू मान लो इसकी Q3 है। इस पर मान लेते हैं चार्ज जो है -1 कूलम आ गया। इस पर मान लो क्या कहते हैं +4 कूलम आ गया। अब हमें इस पे निकालना है, इस पे निकालना है। मान लो वो Q3 डैश है, ये Q1 डैश, Q2 डैश। हाँ मानते पहले जो था Q1 Q2 Q3 नाम दे दिया, बात को Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी Q3 डैश की। अब आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है उसको समझो। आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है कि पहले वाला आवेश नेट नेट चार्ज, नेट आवेश, विलगित निकाय का नेट आवेश, पहले का नेट आवेश कितना है Q1 प्लस के Q2 और प्लस के Q3 ये, और बाद का जो विलगित निकाय का बाद का जो आवेश Q1 डैश प्लस के Q2 डैश और प्लस के Q3 डैश, ये बराबर होना चाहिए। Q1 की वैल्यू 2 और ये 4 माइनस के 3, Q1 डैश -1 प्लस का 4, और ये तो हमें बेटा निकालना ही है। तो ये हमारा 3 आ गया सॉल्व करने पर, ये भी 3 आ गया, और प्लस के Q3 डैश, ठीक है, Q3 डैश। तो क्या हुआ, तो होगा क्या, ये जो है कैंसिल हो जाएगा और Q3 डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, ना प्लस का और ना माइनस का, कोई चार्ज नहीं होगा। बात का मतलब ये वेरीफाई करके देख, इसको वेरीफाई करो, इनको ऐड करो सबको, 2 प्लस के 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3, इसको ऐड करो, -1 प्लस का 4 और प्लस के 0, भाई ये वैल्यू 0 है ना, तो ये भी 3 आई, 3 कूलाम, यानी कि वेरीफाई भी हो गया। ये समझ में आ गई इतनी बात। आप जैसे मान लो सर इसका एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे मान लो इसका हमें एग्जाम्पल लिखना हो कोई, तो होता क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। सर जैसे इसका एग्जाम्पल को लिखना हो, तो एग्जाम्पल में हम लोग इसमें लिख सकते हैं, उदाहरण में जब जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एक दूसरे के समीप आते हैं तो वह एक दूसरे के एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे जिससे ऊर्जा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में फोटोन की उत्पत्ति होती है। गामा फोटोन की दो गामा फोटोन, दो गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। कैसे, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। अब इस मन में एक सवाल आएगा कि साहब पॉजिट्रॉन क्या होता है, खोपड़ी में तुरंत एक सवाल चलेगा, साहब पॉजिट्रॉन क्या होता है, बताते हैं अभी क्या होता है शॉर्टकट में। देखो मान लो ये दोनों आपस में मिले, तो होगा क्या, इनके मिलने से जैसे ही मिलेंगे तो इनका प्रभाव निरस्त हो जाएगा, फौरन जो है दो गामा फोटोन बनेंगे, दो गामा फोटोन का निर्माण हो जाएगा। और बेटा होता क्या है कि फोटोन पर जो चार्ज होता है, फोटोन पर कोई चार्ज होता ही नहीं, यानी कि चार्ज 0 होता है, ठीक है, ये हमने तो बताया था। फोटोन को आवेशित किया ही नहीं जा सकता, पहली बात तो ये है। तो बेटा अब आप देख लो, रिएक्शन के पहले, अभिक्रिया के पहले टोटल चार्ज कितना है, अभिक्रिया के पहले आवेश कितना है भाई, अभिक्रिया के पहले आवेश बेटा कितना है
माइनस का ई और प्लस का ई इज इक्वल टू 0। अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया अभिक्रिया के बाद आवेश कितना है भाई? अभिक्रिया के बाद जो आवेश है बेटा वो 0 प्लस के 0 इज इक्वल टू 0। इसे इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, यही तो आवेश जितना पहले होता है बाद में सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वो जो हमने एग्जाम्पल समझाया था वो व्यवहारिक था, प्रैक्टिकली थोड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है, अब थोड़ी इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअली में पॉजिट्रॉन क्या होता है? देखो पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को दो जुड़वा भाई मान लो। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को दो जुड़वा भाई मान लो एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल सेम है, हूबहू। शकल में, अकल में, चलने फिरने में, हर चीज में से हूबहू है। और एक चीज में अलग है, काय में, प्रकृति में अलग है। एक अच्छे काम करता है तो एक बुरे काम करता है, एक दूसरों की मदद करता है तो एक मारता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव हो गया और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आवेश की जितनी मात्रा इलेक्ट्रॉन के पास होती है, यानी कि जो उसका परिमाण होता है 1 से 10 माइनस का 19 कूलम, ठीक वही परिमाण पॉजिट्रॉन के पास भी होता है, बस इसका परिमाण पॉजिटिव होता है। यानी कि ये सोचता है पॉजिटिव पॉजिटिव और ये बेटा नेगेटिव नेगेटिव सोचता है। ठीक है ना, इतनी सी बात है, दो जुड़वा भाई है। इतनी बात याद रखो। पॉजिटिव इन दो द्रव्यमान में दोनों समान होते हैं, द्रव्यमान में दोनों समान होते हैं। अगर कभी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है, एंटी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन एंटी है, पॉजिट्रॉन ही है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ ये खत्म हो जाता है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा मूल आवेश। मूल आवेश पढ़ते हैं बेटा, मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश के बारे में। मूल आवेश इसी को बोलते हैं फंडामेंटल फंडा फंडामेंटल चार्ज। अरे मेरे भाई, फंडामेंटल चार्ज, मूल, मूल का मतलब होता है उससे ज्यादा और अंदर ना जाया जा सके, यानी कि उसको और ना तोड़ा जा सके। तो किसी आवेशित वस्तु पर संभावित न्यूनतम आवेश की मात्रा, किसी आवेशित वस्तु पर संभावित न्यूनतम आवेश की जो मात्रा होती है वही बेटा कहलाती है मूल आवेश, जिसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर। इसकी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होती है। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का परिमाण की बात चल रही है। ठीक है, तो मूल आवेश फिर से देख लो, किसी भी आवेशित वस्तु पर संभावित न्यूनतम आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाती है। किसी किसी आवेशित किसी आवेशित वस्तु पर संभावित संभावित न्यूनतम न्यूनतम आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, को मूल आवेश कहते हैं। यानी कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा, पॉसिबल मिनिमम चार्ज होगा किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट पर, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, यानी कि मूल आवेश। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसकी जो मात्रा जो होती है, यानी कि इसका जो परिमाण होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, अच्छा आवेश जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों होता है। तो E इज इक्वल टू मिनिमम आवेश कितना हो सकता है, 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, इतना हो सकता है। मिनिमम आवेश तो इतना ही हो सकता है, लेकिन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों लिख लो। तो ये हो गया हमारा मूल आवेश। ठीक है, तो इसे मूल आवेश कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण और इसी क्वांटीकरण का दूसरा नाम और होता है, जिसे बोला जाता है बेटा क्या, परमाणुकता। परमाणुकता भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, अच्छा, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, परमाणुकता को बोलते हैं एटॉमिसिटी।
ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुता। ठीक है, इसको क्या है समझ, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये है कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को आप विभाजित नहीं कर सकते, मतलब कहने का जो है, अब लोगों ने जो वैल्यू दी पड़ी है 1.10 -19, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो भाई, ये मिनिमम वैल्यू हो चुकी है, ये मिनिमम वैल्यू हो चुकी है। ठीक है ना, आप मान लो, फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लो आप एक दुकान पे गए, आपको जैसे मान लो मोबाइल खरीदना है, जैसे आप मोबाइल की दुकान पे गए, अब आप मोबाइल वाले से ये तो कह सकते हो भाई एक मोबाइल निकाल दो, दो मोबाइल निकाल दो, तीन निकाल दो, अरे 10 निकाल दो, 20 निकाल दो, तो मिनिमम कितने निकाल दो? एक निकाल दो। लेकिन तुम ये तो नहीं कह सकते ढाई मोबाइल निकाल दो, 3.5 मोबाइल निकाल दो, 15.5 निकाल दो, ये तो नहीं कह सकते हो ना, 1.5 मोबाइल निकाल दो, बटे में तो 2/3 मोबाइल निकाल दो, ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना। वही चीज है कि आवेश को विभाजित नहीं कर सकता है, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होगी। या तो इसका जैसे एक एक मूल आवेश ये है, तो इसका 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या 4 भाई, या तो 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 6 गुना होगा, लेकिन 2/3 गुना नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग वही लिखने वाले हैं कि आवेश को विभाजित विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अत- अतः अर्थात किसी भी वस्तु पर अर्थात किसी भी अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई वस्तु है जिस पर आवेश की मात्रा, या तो जैसे मान लो कोई एक ही वस्तु है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु मान लो कोई है, या तो उसका प्लस का एक आवेश होगा, या फिर दो होंगे, या तीन होंगे, या इस पर माइनस का होगा, दो तीन चार, है ना, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आप यानी कि E, 2E, 3E, 4E इस फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर माइनस का E, ये प्लस में था, है ना, ये प्लस वाले हैं, ये माइनस का 2E, माइनस का 3 हो सकता है, माइनस का 4E हो सकता है। अब वैसे मान लो आगे बढ़ता चला जाए तो भैया प्लस का NE हो सकता है। भाई एन हमने एन मान लिया, इधर इधर भी ऐसे ही मान लो एन है, ये माइनस का है, अरे भाई ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो फॉर्मूला बन गया हमारा कि आवेश की मात्रा होगी Q बराबर प्लस माइनस के NE। ये फॉर्मूला बनकर आ गया हमारा, इसी फॉर्मूले को हम ऊपर लिख लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया बेटा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस के NE, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। यही चीज बेटा आवेश का क्वांटीकरण। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, सर हमने सुना है कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू जो है इनसे भी कम है। हमारी खोपड़ी में एक बात जरूर आएगी, कौन सी बात, कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं सर जिनकी वैल्यू इनसे भी कम है। कौन से हैं? क्वार्क्स पार्टिकल। क्वार्क्स एक्चुअली में है क्या, क्वार्क्स जो पार्टिकल्स हैं, तो क्वार्क्स पार्टिकल की वैल्यू जो है बेटा वो इनसे कम जरूर है, उनका जो परिमाण है इनसे कम है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। क्वार्क्स जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे, दो दो तीन तीन मिलके रहेंगे और सब मिला के फिर से यही बना देंगे, है ना, तो पढ़ लेते हैं। प्रकृति के यह प्रकृति के मूलभूत कारण
मूलभूत कण है, मतलब मूलभूत मतलब बहुत छोटे कण, सबसे छोटे, ऐसा मतलब मूलभूत कण है जो कि जो कि प्रोटॉन जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या 6 होती है, इनकी संख्या जो है 6 है, इनकी संख्या 6 होती है। कितनी बेटा? 6। कौन कौन सी है? पहला अपवार्क, अपवार्क। दूसरा डाउन। तीसरा अप डाउन चार्म, चार्म क्वार्क। चौथा जो है बेटा वो है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्वार्क। और पांचवा, पांचवा जो है हमारा टॉप, टॉप क्वार्क। और जो छठवां है वो है हमारा बॉटम, बॉटम क्वार्क। साहब इन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? प्लस के 2e/3 इस पर होती है, इस पर माइनस के e/3 होती है। अब सब पे ऐसे ही चलेगा, यही सिस्टम चलेगा। प्लस के 2e/3 इस पर होती है, माइनस के e/3 इस पर होती है, प्लस के 2e/3 और माइनस के e/3। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये जो है मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। यानी कि अधिक स्थायी होते हैं, ये अत्यधिक स्थायी कह लो, ये जो है अत्यधिक स्थायी होते हैं, अत्यधिक स्थायी। ये अत्यधिक स्थायी, ये स्थायी नहीं होते, ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी। मतलब इनका डिके डिके होता रहता है, यानी कि इनका क्षय होता रहता है इनका। तो जो स्थायी होते हैं वो एक ये होता है और एक ये होता है। अब होता क्या है कि जैसे आप बच्चा सवाल ये पूछ रहा है मुझसे कि सर आपने बताया था कि मिनिमम चार्ज तो इतना हो रहा है, अब मिनिमम चार्ज तो साहब यहाँ पर तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। एक्चुअली में है क्या कि ये जो है, ये जो क्वार्क्स होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। क्वार्क्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि एक क्वार्क्स जो है, ये अब क्वार्क है वो अकेला घूम रहा है, ना ना ना, अकेला नहीं जाएगा, साथ में होगा। तो उसके एक भाई या बहन जरूर होगी उसकी, या तो एक और भाई होगा या उसकी बहन होगी साथ में, साथ में मतलब अकेला नहीं घूमने वाला, स्वतंत्र नहीं घूमेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बात को, यहाँ पर इस बात को लिखा जा सकता है NOT करके नोट में, क्वार्क्स, क्वार्क्स क्वार्क्स स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन है कि क्वार्क्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिलकर बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि साहब क्वार्क्स जो है, जो प्रोटॉन के अंदर होते हैं, क्या उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है? तो क्वार्क्स जो है, जो क्वार्क्स पार्टिकल हैं, उनको निकाल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ना बेटा नहीं निकाल सकते। क्वार्क्स की प्रकृति बिल्कुल अपोजिट वाली कहानी है। रूल ये है, एक्चुअली में रूल ये है कि जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता चला जाता है। क्वार्क्स इसका अपोजिट है, क्वार्क्स जो है इसका अपोजिट है। क्वार्क्स का अपोजिट कैसे है कि क्वार्क्स के बीच की जितनी दूरी बढ़ेगी, अगर आप निकालने उतना ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा उनके बीच में। इसमें सबसे खतरनाक बात तो यही है, तो वो अलग नहीं हो सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ग्लूओन, ग्लूओन नाम का पार्टिकल होता है, ग्लूओन नाम का पार्टिकल होता है जो इनको अंतः क्रिया करने में इनकी हेल्प करता है, यानी इनके इंटरेक्शन में वो इनकी हेल्प करता है। ग्लूओन, ग्लूओन नाम का जो पार्टिकल है वो क्वार्क्स को आपस में बांधे रखने में हेल्प करता है, मतलब वो निकल नहीं सकते एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 5-6 लोग हैं, उन्हें जो है कोई टास्क दिया गया, कोई उन्हें काम दिया गया करने के लिए। अब उन्हें वो काम दिया गया, अब वो जो है उन्हें जगह बैठा दिया गया। अब
मान लो किसी बच्चे के पास जो है, मान लो कोई मान लो स्कूल की बात चल रही, मान लो किसी बच्चे के पास पेंसिल है, किसी बच्चे के पास रबड़ है, एक के पास कटर है, एक पेन लाया, एक स्केल लाया, एक प्रकार लाया, सबके पास सब कुछ नहीं है, इसलिए सबको साथ में बिठा दिया गया। अब सबको साथ में बिठा दिया, इससे फायदा क्या हुआ, जिसको जिसकी जरूरत होगी वो एक दूसरे से ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, प्रकार, पेन, वो वहां पर ग्लू का काम कर रही हैं, ग्लू का, यानी कि वो उन सब, वो जो बच्चे पांचों छह बच्चे जो बैठे हैं वो साथ में, वो उन्हीं वस्तुओं की वजह से साथ में बैठे, उन्हीं की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है एक साथ बैठना और एक साथ बैठ के किसी कार्य को करना, ठीक है, वो इंटरेक्शन कहलाता है, अंतःक्रिया जैसे बोला जाता है, साथ में काम करना, ठीक है, शॉर्टकट में। तो आप सर उस प्रैक्टिकल में, मतलब जो बच्चे बैठे हैं, कौन ग्लूऑन है, कौन कौन क्वार्ट्ज हो, तो वो बच्चे जो हैं वो क्वार्ट्ज का काम कर रहे हैं, और जो वस्तुएं जो हैं, प्रकार, पेंसिल, मार्कर, रबड़, कटर, वो वहाँ पर ग्लूऑन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो क्वार्ट्ज स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर कितने क्वार्क्स उपस्थित हैं, ये प्रोटॉन। तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर जो होता है, दो अप क्वार्क्स, दो अप क्वार्क्स होते हैं, और बेटा एक जो होता है वो हमारा डाउन क्वार्क्स होता है, ठीक है ना। तो इस बात को रखना, दो अप क्वार्क्स यानी कि अप क्वार्क्स प्लस के अप क्वार्क और प्लस के डाउन क्वार्क, ठीक है ना। अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है, प्लस के 2e/3, इसका भी कितना होता है, प्लस के 2e/3, और मेरा मुन्ना इसका जो होता है माइनस के e/3। इसको सॉल्व करो तो ये कितना बन जाएगा, 4e/3 और माइनस के e/3 इज इक्वल टू 4 में से e गया 3e/3, 3 से e आ गया प्लस का ही। अरे भाई प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस का ई होता है, अरे प्लस प्लस का यही तो होता है, प्लस में होता है तो वही निकल कर आ गया। तो यानी कि अगर क्वेश्चन कभी आए प्रोटॉन पर कितने क्वार्क्स हैं, तो दो अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर कितने क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर क्वार्क। मान लो अगला क्वेश्चन ये आ गया, तो इसका क्या होता है, एक अप होता है और दो दो डाउन होते हैं। देख लो भाई, एक अप यानी कि प्लस के 2e/3, दो डाउन यानी कि माइनस का e/3 और माइनस के e/3, दो डाउन है ना, तो इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस के 2e/3 और माइनस के e/3, माइनस के e/3, माइनस का 2e/3। तो बेटा ये से कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा जीरो। और न्यूट्रॉन पर जो है बेटा किसी प्रकार का, न्यूट्रॉन जो होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो आवेश की मात्रा जीरो आ गई, वही चीज प्रूव हो चुकी है। आई होप तुम लोग को जल्दी बात समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो वो उसको जो है दोबारा से देख ले, रिपीट कर करके बार बार देख ले, तो वो बात क्लियर आपका समझ में आ ही जाएगी। तो आज का सेशन जो है यही यही खत्म करते हैं।